वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म पर दैट यू लव वेरी मच एंड वी रियली अप्रिशिएट वट एवर यू से अबाउट अस एंड वट एवर यू ट्राइज फॉर अस। तो हम आपके पॉलिटिकल साइंस में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, द एरा ऑफ कोल्ड वॉर। उसके क्वेश्चन आंसर भी हो चुके हैं। आपने अगर नहीं देखा है तो आप पहले जाइए और उनको कवर अप कीजिए। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ सेकेंड चैप्टर, एंड ऑफ कोल्ड वॉर, शीत युद्ध का अंत। शीत युद्ध का अंत, हमने शीत युद्ध के बारे में बड़ी चर्चाएं कर ली। शीत युद्ध क्या है, क्यों है, क्या हुआ था, उसके एरिनाज क्या थे, ये सब के बारे में हम अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। आज जो हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं ये आज उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ताकि आपको मोटा मोटी अनुमान हो जाएगा कि इस चैप्टर में है क्या और हम ये चैप्टर क्यों पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। शीत युद्ध का अंत। शीत युद्ध हम सभी जानते हैं कि शीत युद्ध जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ। वो एक तरह से इसको हम युद्ध के बजाय होड़ भी कह सकते हैं, जो कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच थी। ये हुई क्यों? ये हुई क्योंकि यूएसए जो है वो हमेशा से पूंजीवाद का पक्षधर था। पूंजीवादी विचारधारा जो है यूएसए की मूल विचारधारा थी, और यूएसएसआर हमेशा से ही जो है वो साम्यवाद की हामी भरता था। साम्यवाद और पूंजीवाद में क्या फर्क है? पूंजीवाद तो आप समझ सकते हो कि उत्पादन के साधनों पर ज्यादा से ज्यादा जो हक है वो निजी हाथों का होता है, तो उसको पूंजीवाद कहा जाता है। और साम्यवाद क्या होता है ये आपको इस चैप्टर में अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। लेकिन मोटा मोटी तौर पर जो साम्यवाद है वो एक तरह से पूंजीवाद की प्रतिक्रिया के रूप में आया। प्रतिक्रिया किसे कहते हैं? देखो, आपने एक बात सुनी ही होगी जो न्यूटन ने कहा था कि हर चीज की इक्वल और ऑपोजिट जो है रिएक्शन जरूर होता है। आप बॉल फेंकते हो, ठीक है ना, आपने बॉल फेंकी, वो दीवार के लगी और वो उतनी ही स्पीड से आपकी तरफ वापस आती है। क्यों? क्योंकि उसको वहां से भी एक फोर्स मिल गया है। तो हुआ ये कि जब पूंजीवाद आया, जब सारा कुछ उत्पादन के साधन निजी हाथों में चले गए, तो कुछ ही लोगों ने उस कैपिटल पर, उस पूंजी पर कब्जा कर लिया, और बाकी के जो मजदूर थे उनके पास सिवाय उनकी मजदूरी के कुछ नहीं आता था। सारा लाभ जो है वो पूंजीपति ले जाते थे। तो इस सिचुएशन के रिएक्शन के रूप में साम्यवाद का उदय हुआ, जिसमें कहा यह गया कि उत्पादन के साधनों पर उन सभी का हक है जो उसमें काम करते हैं। ठीक है, तो ये तो थी उनकी शुरुआत कैसे हुई। अब जब एंड ऑफ कोल्ड वॉर है, इसको हम मोटा मोटी तौर पर इस पिक्चर से आराम से समझ सकते हैं कि देखिए, ये शीत युद्ध का जो अंत है ये बर्लिन की दीवार तोड़ी जा रही है। आप सभी को पता है कि जर्मनी को वैसे 4 भागों में बांटा गया था, लेकिन उसको 2 भाग कह सकते हैं। एक हिस्सा, जो 3 हिस्से थे, वो पश्चिमी गुट के पास आए और एक हिस्सा पूर्वी गुट के पास गया। तो पूर्वी गुट में जो सोवियत संघ था, उन्होंने उन दोनों के बीच में आवाजाही को रोकने के लिए बर्लिन को, जो जर्मनी की राजधानी थी, उसको 2 टुकड़ों में बांट दिया और फिर एक दीवार बना दी गई जिसको बर्लिन की दीवार कहते हैं। ये बर्लिन की दीवार का टूटना कोल्ड वॉर का अंत के परिचायक माना जा सकता है, उसका सूचक माना जा सकता है। ये कब तोड़ी गई थी? अगर आपको याद हो, ये हमने पढ़ लिया है, ये 1989 में तोड़ी गई थी। 1989 में बर्लिन की दीवार तोड़ दी गई और ये शीत युद्ध के अंत की शुरुआत हो गई थी। साथ साथ में सोवियत संघ के विघटन की भी शुरुआत हो गई थी, क्योंकि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। अब क्या क्या वजह ही रही इसके पीछे? सबसे पहली वजह तो हम देख सकते हैं, ये है फेलियर ऑफ कम्युनिज्म इन ईस्टर्न ग्रुप। वो जो पूर्वी गुट था, उस पूर्वी गुट में साम्यवाद की जो विचारधारा थी उसकी फेलियर हो गई, वो बिल्कुल असफल हो गई उस पूर्वी गुट में, ठीक है ना। और दूसरा, रोल ऑफ रीगन जो थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस समय, वो बड़े अक्खड़ किस्म के इंसान थे। अक्खड़ भी नहीं, आप उनको ये कह सकते हो कि वो बड़े तेज तर्रार थे। तो उन्होंने क्या है, कुछ ऐसी बातें कही जिन्होंने राष्ट्रवाद को हवा दी, और ये राष्ट्रवाद को हवा लगने की वजह से काफी कुछ वैश्विक परिवर्तन हुए। तो वो क्या परिवर्तन हुए ये भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। गोबार्चोव का रोल इसमें काफी ज्यादा रहा। मिखाइल गोबार्चोव, जिनके बारे में आप तफसील से पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। मिखाइल गोबार्चोव जो है वो सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने, और गोबार्चोव ने काफी सारी आर्थिक जो उदारीकरण की नीतियां हैं उनको अपनाया। तो जैसे ही उदारीकरण अपनाया गया, वैसे ही क्या हुआ, पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच जो दूरियां थी
वो दूरियां कम हो गई, और जब दूरियां ही कम हो गई तो फिर युद्ध का कोई मतलब ही नहीं रहा। फिर सोवियत इकोनॉमिक वीकनेस, जो सोवियत संघ की जो इकोनॉमी थी, अर्थव्यवस्था थी, वो गड़बड़ाने लगी थी, चरमरा गई थी। हालांकि उन्होंने एक पार्टी का पूंजीवाद जो मार्क्सिज्म लागू कर रखा था, वो अपने आप में एक बहुत ही संपूर्ण शासन व्यवस्था थी, लेकिन वो इकोनॉमिक अगर पर्पस से देखा जाए, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखा जाए, तो वो इतना मजबूत नहीं रहा और इकोनॉमी धीरे धीरे, अर्थव्यवस्था धीरे धीरे चरमराने लगी। आप सबको पता है कि अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है तो बाकी सारे पार्ट, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे वो राजनीतिक व्यवस्था हो, कहीं ना कहीं उनको भी आघात लगता है। तो ऐसे में जब सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा तो उसका सीधा असर उसकी पॉलिटिकल जो छवि थी उस पर भी पड़ा। डिफीट ऑफ सोवियत यूनियन इन अफगानिस्तान, ये इसका तत्कालीन कारण, इसको हम कह सकते हैं कंटेम्पररी रीजन इसको कहा जा सकता है। अफगानिस्तान में जो युद्ध हुआ उस समय वहां पर सोवियत संघ की हार हुई, और सोवियत संघ की हार को उस समय पूरे सोवियत संघ के विघटन के परिचायक के रूप में देखा गया। हम अफगानिस्तान को अभी भी पढ़ रहे हैं, अखबारों में आप देखते हैं कि अमेरिकी सेना की वापसी हो रही है, तालिबान गुट जो है वो वापस सक्रिय हो रहा है। तो ये सब तो अभी की कंटेम्पररी इवेंट्स हैं। उस समय 1989 1990 में भी जब अफगानिस्तान में सोवियत संघ की हार हुई तो एक जो है मोहर लग गई उस, जो भी फैसला होना था कि भाई अब सोवियत संघ का विघटन होगा, और आपस में वो देशों में भी इतनी बन नहीं पाई जो पूर्वी गुट में शामिल थे। तो ये सब कारण रहे कि इनकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हो गया। अब कई बार जो है बच्चों के मन में थोड़ी ऐसी आती है कि ये मार्क्सिज्म है क्या, ये जो हम मार्क्सवाद पढ़ रहे हैं, ये जो हम साम्यवाद पढ़ रहे हैं, ये है क्या? ठीक है ना। तो मार्क्सवाद को पढ़ने के लिए हमें समझना होगा लेनिन को। लेनिन कौन थे? व्लादिमीर इलीच उलियानोव, जिन्हें लेनिन के नाम से भी जाना जाता है। ये रूसी साम्यवादी क्रांतिकारी, राजनीतिज्ञ और राजनीतिक सिद्धांतकार थे। ठीक है। लेनिन कौन थे? लेनिन को रूस में बोल्शेविक की लड़ाई के नेता के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। अब बोल्शेविक क्या है? देखो 1917 में रूस में एक क्रांति हुई थी। अभी अभी हमने बात की है पूंजीवाद की प्रतिक्रिया के रूप में। तो पहले रूस में भी, वहां भी पूंजीवाद जैसा ही सिस्टम था। तो उस पूंजीवाद की प्रतिक्रिया के रूप में, उसके रिएक्शन, उसके ओपोजिशन के रूप में, उसके विरोध में एक क्रांति हुई जो कि मजदूरों ने की थी। ठीक है ना। उसी क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है और उस क्रांति के मुखिया थे लेनिन। वो 1917 से 1924 तक सोवियत रूस के और फिर 1922 से 1924 तक सोवियत संघ के भी हेड ऑफ गवर्नमेंट रहे। उनके प्रशासन काल में रूस और उसके बाद में व्यापक सोवियत संघ भी रूसी कम्युनिस्ट द्वारा नियंत्रित एक पक्ष साम्यवादी राज्य बन गया। लेनिन विचारधारा से तो मार्क्सवादी थे और उन्होंने लेनिनवाद के नाम से प्रचलित राजनीतिक सिद्धांत विकसित किए। अब आपको लेनिन क्यों पढ़ना है? लेनिन का कई बार जो है आपसे परिचय पूछा जा सकता है, इसलिए आपको लेनिन को थोड़ा ध्यान में रखना है कि लेनिन कौन थे, क्या रहे, कहां, कब से कब तक रूस के जो हेड बने रहे। क्योंकि रूस में ये जो साम्यवाद है, ये इसकी शुरुआत बोल्शेविक क्रांति से हुई थी 1917 से। हम शीत युद्ध पढ़ तो 1945 के बाद से रहे, लेकिन 1917 से इसकी बोल्शेविक क्रांति की शुरुआत हो गई थी। और इस बोल्शेविक क्रांति के एक बड़े नेता थे लेनिन। व्लादिमीर इलिच उलियानोव, also known as Lenin, was a Russian communist, revolutionary, political theorist. Lenin became famous as the leader of Battle of the Bolshevik in Russia. ये बोल्शेविक क्रांति important है। He was the head of government of Soviet Russia from 1917 to 1924 and the Soviet Union from 1920 to 1924. During his administration, Russia and then the wider Soviet Union as well become a one-party communist state controlled by the Russian Communist Party. Lenin was Marxist by ideology and he developed the popular political theory known as Leninism. मार्क्सवाद जो है, साम्यवाद जो है, वो तो एक विचारधारा है और जो शासन प्रणाली है उसको लेनिनवाद या लेनिनिज्म कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब है सोवियत प्रणाली। जब हमने लेनिन की बात कर ली कि भाई लेनिन ने क्या किया या लेनिन कौन थे, तो अब उन्होंने जो प्रणाली अपनाई उसको सोवियत प्रणाली कहा जाता है। क्या था इस प्रणाली में स्पेशल?
समाजवादी सोवियत गणराज्य जिसको हम यूएसएसआर के नाम से जानते हैं, रूस में हुई 1917 की, देखो फिर से यही समाजवादी क्रांति या जिसको बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है, उसके बाद अस्तित्व में आया। ये क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद में रखना है। ये क्रांति जो है वो पूंजीवादी व्यवस्था के रिएक्शन के रूप में, उसके जो है विरोध के रूप में हुई थी। और समाजवाद के आदर्शों और समता मूलक का मतलब होता है सबको एक बराबर रखना, चाहे वो पूंजीपति है चाहे वो मजदूर है, ठीक है। समता मूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी। ये मानव इतिहास में निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करना, कहा गया कि किसी का भी निजी अधिकार तो है ही नहीं, पूरा जो कुछ भी उत्पादन के साधन है सरकार का अधिकार है और सरकार सब में बराबर वितरित करेगी। और समाज को समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप में रचने की सबसे बड़ी कोशिश थी। ऐसा करने में सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने राज्य और पार्टी की संस्था को प्राथमिक महत्व दिया, लेकिन सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कौन था? धुरी थी कम्युनिस्ट पार्टी, क्योंकि उस देश में और कोई, उस राज्य में और कोई पार्टी ही नहीं थी। हम देखते हैं ना कि हमारे यहाँ जब चुनाव होते हैं तो कोई कांग्रेस, कोई बीजेपी, कोई बसपा, कोई सपा, कोई और पार्टी, तो ये वहां सिस्टम नहीं था। वहां सिस्टम था एक ही पार्टी और वो कम्युनिस्ट पार्टी। तो उससे क्या होता है कि उस पार्टी का ही शासन हमेशा रहता है और इसको एक पार्टी सिस्टम या वन पार्टी सिस्टम भी कहा जाता है। इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं होती और यही वजह थी कि आगे जाकर ये खत्म हुआ। इसमें विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं थी, अगर कोई विरोध करना चाह रहा है तो वो गलत है। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। अर्थव्यवस्था जैसा मैंने कहा निजी हाथों में तो कुछ था ही नहीं, सब कुछ राज्य के हाथ में ही होता था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए। सोवियत सेना ने इन्हें फांसीवादी ताकतों के चंगुल से मुक्त कराया था। फांसीवाद, हिटलर ने जो विचारधारा, जो आइडियोलॉजी शुरू की थी उसको फासिज्म या फांसीवाद कहा जाता है। इन सभी देशों की राजनीतिक और सामाजिक अर्थव्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर ढाला गया। इन्हें ही समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया कहा जाता है। ये भी हमने पढ़ लिया है। पहली दुनिया उन देशों को कहा जाता है जो अमेरिका के कैपिटलिज्म से प्रभावित थे और उसके साथ थे। दूसरी दुनिया कहा जाता है जो यूएसएसआर के मार्क्सिज्म से प्रभावित थे और तीसरी दुनिया कहा जाता है नाम कंट्रीज को। इस खेमे के नेता समाजवादी सोवियत गणराज्य था, मतलब सोवियत गणराज्य है जिसको हम रूस के नाम से जानते हैं, वो उसका नेता था। लेकिन सोवियत संघ किसको कहा जाता है? वो जो उन सभी देशों का समूह था उसको सोवियत संघ कहा जाता है। द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक USSR came into being after the socialist revolution in Russia in 1970, which is also called as Bolshevik Revolution. The revolution was inspired by the ideals of socialism as opposed to capitalism and the need for an egalitarian society that was perhaps the biggest attempt of human history to abolish the institution of private प्रॉपर्टी। इसको सीधी सीधी भाषा में ये कहा जा सकता है कि निजी हाथों में, प्राइवेट सेक्टर में कोई भी कैपिटल, कोई भी पूंजी नहीं रखी जा सकती थी। जो कुछ भी था वो सब कुछ सरकार का था। एवरीथिंग वाज बिलोंग टू द स्टेट, वाज बिलोंग टू द गवर्नमेंट and consciously design a society based on principle of equality. In doing so, the makers of the Soviet system gave primacy to the state and the institutions of the party. The Soviet political system centered around the Communist Party and no other political party or opposition was allowed. The economy was planned and controlled by the state. तो ये ओवरऑल वो चीज है जो आप शायद पहले चैप्टर में भी थोड़ा कंफ्यूज थे कि साम्यवाद बार बार कहा जा रहा है, ये मार्क्सिज्म ये है क्या, ये जो हम साम्यवाद कह रहे हैं ना वो है क्या? वो ये है जिसमें कहीं भी किसी भी निजी का कोई रोल नहीं होता। एवरीथिंग बिलोंग्स टू द स्टेट, एवरीथिंग बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट। After the Second World War, the East European countries that in the Soviet army had liberated from the fascist forces came under the control of USSR. The political and the economical system of these countries were modeled after the USSR. This group of countries was called the Second World. इसको दूसरी दुनिया कहा जाता है। और the Socialistic Bloc. The Warsaw Pact, a military alliance, held them together. The USSR was the leader of the bloc.
इस ब्लॉक का लीडर यूएसएसआर था और इनकी जो संधि हुई थी उसको वार्सा पैक्ट कहा जाता है, जबकि अमेरिका ने जो सैनिक संधि की थी उसको नाटो कहा जाता है या उत्तर अटलांटिक सैन्य संधि कहा जाता है। अब एक छोटा सा इंट्रो हम ले लेते हैं कि जब हम बात करते हैं कि सोवियत संघ का विघटन हो गया, जब हम कहते हैं कि कोल्ड वॉर खत्म हो गया, तो कोल्ड वॉर खत्म होने के पीछे यही था, भाई लड़ाई तो दो गुटों के बीच में हो रही थी, जब एक गुट ही खत्म हो गया तो फिर कोल्ड वॉर का अंत होना ही था। तो आप देख सकते हैं कि जब जिस समय कोल्ड वॉर चल रहा था उस समय सोवियत संघ कैसा था, ये पूरा सोवियत संघ माना जाता है। इसमें जो लाल जो रंग है वो उस सोवियत संघ का प्रतीक है और जो पीले रंग में जो भी कंट्रीज दिखाई दे रही हैं वो सोवियत संघ के प्रभाव में थी। हालांकि वो सीधे सीधे या डायरेक्ट रूप से सोवियत संघ के साथ नहीं मिले थे, लेकिन वो वार्सा पैक्ट में बंधे हुए थे और इस वजह से सोवियत संघ के प्रभाव में थे। लेकिन जो लाल रंग की जो भी आप देख रहे हैं वो पूरा सोवियत संघ कहलाता था। यहाँ की शासन प्रणाली साम्यवादी थी, यहाँ की जो उत्पादन प्रणाली है वो सरकार के नियंत्रण में थी, पूरी तरह से साम्यवाद, लेनिनिज्म और मार्क्सवाद के प्रभाव में ये एरिया था। तो जब 1991 में 1990-91 में जब सोवियत संघ का पतन हुआ तो उस समय क्या हुआ, इस सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के 15 हिस्से हो गए, 15 देश बने। कौन कौन से 15 देश? आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लातविया, लिथुआनिया, मोल्डोवा, रशिया, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज्बेकिस्तान। देखो बच्चों, आप जब पढ़ रहे हो, यही आप समकालीन विश्व पढ़ रहे हो, उसकी राजनीति पढ़ रहे हो, तो एक तो आपके लिए वर्ल्ड मैप स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अपने घर पे एक वर्ल्ड मैप, एक इंडिया का मैप तो लाके रख ही लीजिए। वो आपको ज्योग्राफी में भी काम आएगा, वो आपको हिस्ट्री में भी काम आएगा और वो आपको पॉलिटिकल साइंस में तो ऑब्वियसली काम आएगा। तो आप देख सकते हैं जब आप वर्ल्ड मैप में एशिया के और यूरोप के इस हिस्से को देखते हैं तो ये जो 15 कंट्रीज हैं जिसमें आर्मेनिया है, अजरबैजान है, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लातविया, लिथुआनिया, मोल्डोवा, रशिया, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज्बेकिस्तान, ये 15 देश बने जब सोवियत संघ का विघटन हुआ। लेकिन उसके अलावा 7 देश और थे। ये जो पीला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है इसमें 7 देश और थे जो सोवियत संघ के साथ में थे। वो कौन कौन से थे? बल्गारिया, चेक रिपब्लिक या जिसको हम चेक गणराज्य के नाम से भी जानते हैं, ईस्ट जर्मनी। जर्मनी जो था उसको हमने देखा कि उसको 4 हिस्सों में बांट दिया गया था। 3 हिस्से पश्चिमी अलायंस के पास आए थे और 1 हिस्सा पूर्वी अलायंस के पास आया था। तो ये जो पूर्वी हिस्सा था वो हंगरी, पोलैंड, रोमेनिया और स्लोवाकिया, ये 7 देश जो हैं वो भी इनसे अलग हो गए। उन्होंने भी अपनी अर्थव्यवस्था में बदलाव कर दिया। तो ये 1991 में ये घटना हुई थी जब सोवियत संघ का विघटन हुआ और विघटन के साथ ही जो है वो पूरे विश्व का सिनेरियो चेंज हो गया। अब हम देख सकते हैं कि क्या ऐसे रीजन रहे होंगे, ये हम अभी इंट्रोडक्टरी देख रहे हैं, इन सब रीजंस को हम अच्छे से स्टडी करेंगे। क्या रीजन रहे होंगे जब इस बड़े से जो विश्व का सबसे बड़ा हिस्सा माना जा सकता है इसको, आज भी रशिया जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा देश है। जो सोचो कि वो इसका सिर्फ एक हिस्सा था, वो आज भी दुनिया का सबसे बड़ा देश है। तो ऐसा क्या रीजन रहा होगा कि इतने पावरफुल जो है गठबंधन का अंत हो गया? सबसे पहला इसका वजह था जर्मनी में नेशनलिज्म। देखो बर्लिन की दीवार, जर्मनी तो आप मान के चलो कि जब आप शुरुआत करोगे पहले विश्व युद्ध से 1914 से लेकर 1991 तक, जब तक शीत युद्ध का अंत नहीं हो गया, जर्मनी तो हर एक विश्व की घटना के केंद्र में रहा। ठीक है ना? तो सबसे पहले जो ईस्ट जर्मनी थी उसमें नेशनलिज्म, उसमें राष्ट्रवाद का उदय हुआ और बर्लिन की दीवार टूटी, लोग आपस में मिले और फिर उन्होंने वो फर्क भी भुला दिया जो कि साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच में था। उसके अलावा जो रोनाल्ड रीगन थे, जिनकी हमने बात की थी शुरू में कि रोनाल्ड रीगन के जो बिहेवियर था वो बहुत ज्यादा तेज तर्रार थे, तो उन्होंने क्या किया था, एक तो इविल एम्पायर स्पीचेस दी थी, उनके भाषण बड़े तेज होते थे और उनके भाषणों से लोगों में वो भावनाएं पनपती थी जो वो चाहते थे कि लोग सोचें उनके बारे में। उनके मिलिट्री बिल्डअप बहुत अच्छे थे, उन्होंने सैन्य संगठन जो बनाए और उन सैन्य संगठनों में इतना ज्यादा अपडेशन किया कि रूस को जो है उनसे डरना पड़ा, यूएसएसआर को उससे भयभीत होना पड़ा। उसके अलावा आर्म्स रेस, जो हथियारों की दौड़ थी, वो रीगन ने इतनी हवा दी उसको कि कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पाया।
उसके अलावा जो सामान्य इंसान थे, जो चाहे आदमी औरत रहे हों, एक तो उनमें साहस का संचार हो गया था। हमने अभी अभी जब मार्क्सिज्म का अध्ययन किया तब हमने देखा कि सोवियत संघ में जो थी ऐसी शासन व्यवस्था थी कि कोई विपक्ष नहीं था, कि कोई भी विपक्षी नहीं हो सकता था, कोई भी उसके विरोध में नहीं बोल सकता था। लेकिन अब कॉमन जो आम इंसान कब तक सहन करेगा? तो जो आम इंसान थे उसके अंदर भी साहस आया कि उन्होंने इस बारे में बोलना शुरू किया, उसकी विल पावर मजबूत हो गई तो उन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया। और सबसे बड़ा फैक्ट जो कि सोवियत रूस के जो है सोवियत संघ के डिसइंटीग्रेशन का सबसे बड़ा कारण रहा, वो थी गोबाचेव के रिफॉर्म्स। मिखाइल गोबाचेव ने जो भी सुधार किए, खास करके आर्थिक पहलू से, वो बहुत बड़ा कारण रहे रूस के टूटने के। देखो, जिस विचारधारा से सब साथ बंधे थे, अगर वो विचारधारा ही टूट रही है तो फिर आपस के देशों में तो टूटन होनी ही थी। क्या क्या सुधार किए? एक तो हम पढ़ेंगे इसमें ग्लासनोस्ट के बारे में। ग्लासनोस्ट समझौता जो है वो ठीक वैसे ही समझा जा सकता है जैसे कि भारत में 1991 के बाद आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ था। तो आप बहुत अच्छे से इन चीजों को कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि जब भी आप आगे ये चीजें पढ़ोगे ना तो ये आपको ऐसा लगेगा कि एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें हैं। भारत में 1990 से पहले क्या होता था, बिल्कुल उदार नहीं था सब कुछ। जो बाहर से आयात होता था उन पर बड़ा प्रतिबंध लगा हुआ था, हर चीज हम इंपोर्ट नहीं कर सकते थे। तो ऐसे में हमारा एक्सपोर्ट सिस्टम भी ठप हो गया था, बहुत कुछ ऐसा था। 1991 में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म किए गए, आर्थिक सुधार किए गए, जिसको हम उदारीकरण कहते हैं, लिबरलाइजेशन, तो वो लिबरलाइजेशन कुछ वैसा ही लिबरलाइजेशन जो है वो ग्लासनोस्ट के इस समझौते में हुआ था, जो कि मिखाइल गोबाचेव द्वारा पुशअप किया गया था। उसके बाद में पेरेस्ट्रोइका, ये भी एक समझौता था। पेरेस्ट्रोइका का समझौता जो था उसने भी आर्थिक उदारीकरण को हवा दी। उसके अलावा नो ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन, जो मिखाइल गोबाचेव है, उन्होंने ब्रेजनेव के किसी भी सिद्धांत को नहीं अपनाया। जब हमने शीत युद्ध पढ़ा तो हमने पढ़ा था कि ब्रेजनेव के समय में शीत युद्ध को जितनी हवा मिली, जितनी ज्यादा उन्होंने कड़ाई की थी, मिखाइल गोबाचेव ने वो सब की सब हटानी शुरू कर दी थी। उसके अलावा रिफॉर्म किए गए, काफी सारे सुधार किए गए। रिफॉर्म कम्युनिस्ट पार्टी में रिफॉर्म किया गया। जो इनकी पार्टी थी, जो इस पूरी साम्यवादी व्यवस्था की धुर रीढ़ है, उसमें सुधार किया गया। तो यानी कि रीढ़ को कहीं ना कहीं उसको भी परिवर्तित किया गया। तो जब परिवर्तन आया तो फिर वो इस तरह से परिवर्तित हुआ कि कुछ बुरा हुआ कि सोवियत संघ टूट गया, लेकिन कुछ अच्छा हुआ कि विश्व के परिदृश्य में अब जो आर्थिक असमानताएं देखने को मिलती थी, जो शीत युद्ध था, वो खत्म हो गया। तो ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट। आपने समझा कि किस तरह से शीत युद्ध का अंत हुआ, क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ। ये सब चीजें हम बिल्कुल अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं अगले कुछ वीडियोस में। आज के वीडियो में इतना ही। आपको अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है या कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट्स हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। पढ़ते रहिए हमारे साथ, अपने ज्ञान को एनहेंस करते रहिए, क्योंकि ज्ञान ऐसी चीज है जो आपको हमेशा ही डेवलपमेंट के पथ पर आगे लेके जाएगा। थैंक यू।